Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Bashir and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ BIF 101 बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जिसमें आपके जो मिड टर्म हैं उनके इस बुक के आपके मिड टर्म में पहले 50 लेक्चर आएंगे। तो ये बेसिकली बात ये थी कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रही थी कि इस बुक के स्टार्ट में कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिनमें जस्ट आप लोगों की पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, जो पिक्टोरिकल नज़र आ रहा है, एनिमेशंस हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही, थ्योरेटिकली लिखा हुआ नहीं है साथ। तो बच्चे ये कह रहे थे कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि इनको हमने प्रिपेयर कैसे करना है। तो मैं आज जस्ट आपको कुछ लेक्चर्स का ओवरव्यू दूंगी, एक इस वीडियो में, एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपके 2 वीडियो में आपकी जो 50 लेक्चर्स हैं वो कवर इंशाल्लाह करवा दूंगी। अभी जो कुछ लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ से आपका फर्स्ट जो टॉपिक है यूनिट ऑफ लाइफ, आज यहाँ से हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सी पिक्चर्स हैं और उनको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, उन पिक्चर्स के ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरऑल जो सेल होता है आपको पता ही होगा कि जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, वो और प्लांट सेल, कोई भी जो सेल है, ठीक है, वो किसी भी लिविंग चीज़ का जो सेल होता है वो उस लिविंग चीज़ की बुनियादी इकाई है, उसके ज़िंदा रहने की वजह है, यानी कि सेल इज़ दी यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका लिखा हुआ है ना ऊपर टॉपिक, यूनिट ऑफ लाइफ आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि सेल, उन्होंने कहा है कि जो सेल है वो ही क्या है, हमारी लाइफ का यूनिट है। ठीक है, बेसिक पार्ट है। तो सेल की यूनिट ऑफ लाइफ में आप क्या पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, मसलन ये सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल और प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का। बेसिकली मैं यहाँ पे एनिमल का आपको डिस्कस करके दिखाती हूँ। दरमियान में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आउटर में सेल मेम्ब्रेन होती है, और अगर प्लांट सेल वाल हो तो क्या, प्लांट हो तो सेल वाल भी बैरूनी लेयर मौजूद होती है, और एनिमल का जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वाल मौजूद नहीं होती। और इसके अलावा जो अंदरूनी सेलुलर कंपार्टमेंट्स का क्या मतलब है, सेल के अंदरूनी ऑर्गेनेलिज, मसलन न्यूक्लियस भी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या हैं, ये सेल की अंदरूनी ऑर्गेनेलिज हैं, सेलुलर कंपार्टमेंट है। तो उनके मुताबिक आप पढ़ेंगे ऑर्गेनेलिज के मुताबिक, और उन ऑर्गेनेलिज का और सेल के अंदरूनी जो भी है पार्ट्स, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है, काम क्या है मेटाबॉलिज्म में। तो ये आपने सब के किस टॉपिक में पढ़ना है, यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसमें आपने मेन हेडिंग याद कर लेनी है कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। नेक्स्ट उन्होंने जस्ट आपको सेल की पिक्चर दिखाई हुई, यहाँ पर उन्होंने साथ एक नोट लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी है, ठीक है, सेल थ्योरी ये कहती है, ये एक थ्योरी है सेल से, कि जो सेल्स होते हैं, जो न्यू सेल बनता है वो पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उसकी वजह से ही बनता है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल जो होते हैं वो डेवलप लेते हैं, जन्म लेते हैं। और इस तरह सेल्स जो होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो आपस में एज ए बेसिक यूनिट जो होता है सेल, वो मोनोमर मिल के एक बड़ा सा ऑर्गेनेलिज बना देते हैं, या फिर कुछ बड़ा सा ऑर्गेनिज्म जो होता है पूरा जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़, आर्गन और आर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। आपको पता होगा जब सेल और सेल, आप 2 सेल आपस में मिलते हैं या 2 से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू जब आपस में कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो आर्गन बनाते हैं। इस तरह जब मुख्तलिफ आर्गन आपस में मिल जाए तो वो आर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ये इसलिए कहते हैं कि जो सेल हैं ये तमाम आर्गन सिस्टम और तमाम जो लाइफ्स के ओवरऑल रिएक्शंस हैं उनकी बेस है। तो आप ये देखें, उन्होंने एक सेल की 3D स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का इन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। अब न्यूक्लियस की यहाँ पर इन्होंने कंपोजिशन दिखाई हुई है कि न्यूक्लियस का जो अंदरूनी गहरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस का जो बैरूनी कवर है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वल्प, और न्यूक्लियस के अंदर जो होती हैं कुछ जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटन। जेनेटिक मटेरियल में DNA, RNA, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मिल के क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट था, यहाँ पर आपको ये थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये साथ जुड़ा हुआ है जो न्यूक्लियस की आउटर लेयर के साथ है, उसे कहते हैं, वो है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ फ़र्क है। कुछ इसमें से एक जो होता है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम्स के साथ अटैच नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। इन दोनों का ये दोनों मिल के ना एक ऑर्गेनेली बना ले हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है सेल का फ्लोटिंग फ्लैजिलम है। सेल के अंदर जो दूसरी एक और है स्ट्रक्चर है वो है सेंट्रोमियर्स होते हैं, सेंट्रोसोम सॉरी। और इसके अलावा जो है और भी वैक्यूल्स नुमा साख्तें होती हैं, ठीक है। ये गोल सी नज़र आ रही है जिसे हम प्रोक्सियोम बोलते हैं। ये आपने इनके फंक्शंस अभी जहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में दिए होंगे वहाँ पर आपने इनके फंक्शंस पढ़ने हैं। अभी सिर्फ आपने सेल की स्ट्रक्चर देखनी कि सेल क्या है और उसके अंदर ये वाले ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये छोटे छोटे राइबोसोम नज़र आ रहे हैं। ये गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी बनाने की मशीनरी से बोलते हैं। ये लाइजोसोम हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे माइक्रोविलाई हैं, ठीक है। और ये माइक्रोफिलामेंट्स और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सेल के अंदरूनी ढांचा बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। सेल का जो फ्लूइड नुमा अंदरूनी पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं सेल के डीप हुए होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इक़साम की ये आपने सेल के और सेल के कंपार्टमेंट पढ़ लिए, साथ आपने ये इसकी बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ है। लाइफ की डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है। लाइफ क्या है? कलेक्शन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स है और माइक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी जो बड़े वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा मिकदार में चाहिए, वो मिल के कलेक्शन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स मिल के हमारे अंदरूनी फंक्शंस को बरकरार रखते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं और उनके बदले में हमें एनर्जी मिलती है। बिकॉज दे आर इनक्लोज्ड इन स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट दैट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव होमोस्टेसिस, ठीक है। जैसे हमारे स्टोमिक है हमारा, ठीक है, किडनी है और हार्ट है, ये सारा अपना अपना फंक्शन करते हैं परफॉर्म, ठीक है। और इनके इसकी वजह से एक पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। सिमिलरली जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो हम खाने में खाते हैं वो भी जाके हमारे अंदरूनी जो ये वाले स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट हैं इनकी होमोस्टेसिस को बरकरार रखते हैं, इनके फंक्शन को बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैटर क्या है, ठीक है, मादा, ठीक है। मैटर ये भी आपको पता है कि दुनिया की हबेजान चीज़ जो है वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। और मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? सबसे छोटा ज़रा क्या है? उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, यानी मैटर किसकी बनी होती है, तो आपने बताना है कि एटम से बनी होती है। सबसे छोटा एक जो मादे का ज़रा है दैट इज़ एटम। उस एटम की आप क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इधर उन्होंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए एक एटम की स्ट्रक्चर दिखाई हुई, दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर को बयान करने के लिए उन्होंने ये आपको एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन एटम की, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द क्या चक्कर लगाए होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 1। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एटम है। एटम की कंपोजिशन ऐसे होती है कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस के चक्कर लगाए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर उन्होंने एक कार्बन एटम की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। कार्बन एटम की 3 डायमेंशनल उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होती है, 2s2, 2p6 है, 6 है तो यहाँ पर 2p2 होगा, ठीक है। यानी आखिरी जो इसका शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो आपने अगर कार्बन का ज़ाहिर करना हो एटम तो क्या हम कहेंगे? इस तरह हम उसके शेल्स बना देते हैं कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पहले 1s है, फिर 2s होता है, फिर 2p, ठीक है, 1s 2s फिर 2p, ठीक है। 1s में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे और 2p उसका हाफ फील्ड है, इसमें भी इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। इस तरह ये उन्होंने कंपोजिशन बना के दिखाई हुई है कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, बॉल्स में, और ये जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये अपने शेल में न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये उन्होंने बेसिक दिखाई हुई है। CH4 की स्ट्रक्चर है मीथेन की, जिसमें कार्बन सेंटर में है, ठीक है,
इस तरह कार्बन क्या है सेंटर में मौजूद है, ये ब्लू कलर का, और इसके कोनों पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये एक उन्होंने मीथेन का जो है स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यानी 4 कोनों पे हाइड्रोजन है और सेंटर में क्या है, कार्बन है, इस तरह करके, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। तो मैं ये जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, तो आपने इस तरह इनको समझ लेना है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में नेक्स्ट बात क्या कहते हैं कि जो एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो एटम्स होते हैं, कोई भी एटम है, सोडियम का है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उनकी कोई ना कोई सलाहियत होती है किसी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचने की। उस सलाहियत, एटम की उस सलाहियत को उसकी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स की को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे वाटर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। अगर इसको उन्होंने खोल के लिखा हो, दरमियान में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई है, O का मतलब ऑक्सीजन है। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसको उन्होंने खोल के बयान किया हुआ है। मैं थोड़ा इसको यहाँ पर आपको पिक्टोरिकली बना कर समझाती हूँ। दरमियान में समझ लिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। यहाँ पर आपने ये याद रखना है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नीचे 8 है, 8 उसके प्रोटॉन है, और उसके शेल्स के में जो उस एटम के गिर्द जो शेल्स है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उसके गिर्द कर रहे हैं। इस तरफ जो इस पिक्चर को आपने याद रखना है, ये ऑक्सीजन दरमियान में आ गया, इस तरफ हाइड्रोजन आ गया, और इस तरह भी एक हाइड्रोजन आ गई। इधर हाइड्रोजन पड़ी हुई है। हाइड्रोजन के अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के, ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया हुआ है, ठीक है। इनकी आपस में बॉन्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ये अपने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का क्या जस्ट 1 है। तो आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि जो कोई भी एटम है वो अपने आखिरी जो शेल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए पूरे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को कंप्लीट करता है, तो उसे के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, आखिरी शेल में। और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 में, वैलेंस शेल में। तो हाइड्रोजन के पास वैसे कितने, मैंने पहले बताया था, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, और उसके आखिरी न्यूक्लियस के जो शेल होता है वही उसका आखिरी शेल है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करेगा, इसने अपने कंप्लीट करने हैं 2। आखिरी शेल में ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ एक और इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये ऑक्सीजन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन होगा वो ये हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, इसी तरह दूसरी हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन शेयर कर लेगा, इस तरह करके, ठीक है। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो ये इनके दरमियान किसकी बेस पे ये मजबूत होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। ये जो इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन के प्रोटॉन है। जो इर्द गिर्द ऑक्सीजन के नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पोल्स बने हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होगा और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये किस वजह से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। नेक्स्ट है कि पोलरिटी ऑफ वाटर की 2, वो भी उन्होंने दिखाई हुई है कि जब वाटर का मालिक्यूल पोल्स बनाता है, टूटता है, तो वो किस वजह से टूटता है, किस वजह से उनकी पोलरिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर के अंदर पता है ना आपको कि क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। अब यहाँ पर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा ऑक्सीजन दरमियान में है, इर्द गिर्द क्या है, हाइड्रोजन है। तो इधर ये देखें येलो कलर में ऑक्सीजन है, उसके दोनों तरफ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसने किसी दूसरी वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह बॉन्ड बनाना है। एक वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा वो किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस तरह करके बॉन्डिंग बनाएगा इस वाटर के ऑक्सीजन के साथ। ये जो बॉन्डिंग डॉट्स की शक्ल में आ रही है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी तरह ये जो आगे मॉलिक्यूल होगा ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन के जो होगी ना ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बना लेगा। इस तरह इनकी बॉन्डिंग बनती जाएगी और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैटर जो होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं।
ठीक है, ये मैटर की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा वाटर। अब मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड बनाना। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। अब आप देखें कि सोडियम का जो वैलेंस शेल है उसमें आखिरी शेल में, मैं सारे शेल की बात नहीं कर रही, जस्ट आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और क्लोरीन के आखिरी शेल में 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। यहाँ पर डॉट्स की नज़र में आपको नज़र आ रहा है। क्लोरीन ने क्या करने हैं, अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। यानी क्लोरीन को 8 पूरे करने हैं और सोडियम ने अपने 2 पूरे करने हैं। तो क्या करेंगे, ये आपस में सोडियम एटम जो होगा, आयन होगी सॉरी, वो रिएक्ट कर लेगी क्लोराइड आयन से। क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगी जब, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, सोडियम के पास जो एक आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो उठा के वो किसको दे देगी, क्लोरीन को। क्यों, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वो सोडियम से है एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पूरे कर लेगी। इस तरह क्या होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोराइड जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने याद रखना है, आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तौर पर मुंतकिली किसी दूसरे एटम में होने की वजह से बनता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकाल के किसको दे दिया है, क्लोराइड को। इन दोनों के दरमियान जो अभी बॉन्ड बना है उसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड की 3D स्ट्रक्चर है, जो अगर आपने क्रिस्टल की शक्ल में बनानी हो, ठीक है, तो वो हम इस तरह बनाते हैं। इनको आपस में कनेक्ट करके, अगर वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ तो क्लोराइड यहाँ पे होंगे इनके, ये हम लोग इस तरह बनाते हैं। ये कि अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो, ठीक है, तो ये इस तरह इनकी 4 साइडेड होता है, क्रिस्टल फॉर्म होती है, और कौन दरमियान में जो इनके सोडियम है और कोनों पे इनके क्लोराइड इस तरह होता है। ये क्लोराइड है, दरमियान में छोटा सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आपको ग्रीन शक्ल में नज़र आ रहा है, 2 क्लोराइड के दरमियान सोडियम मौजूद है। इस तरह ये अगर मैं हर कोनों पे क्लोराइड रखूँ, ठीक है, दरमियान में सोडियम, फिर क्लोराइड, इधर भी क्लोराइड, तो ये पूरी इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म। इसे बोलते हैं सोडियम की क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है कि सेल बायोलॉजी। ठीक है, यानी हर ज़िंदगी का जो हर पार्ट है वो किस पे मुश्तमिल होता है, सेल के ऊपर। मसलन जो भी हमारी लाइफ है उनके पार्ट्स अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ जो है वो किन, उसकी कंपोजिशन किन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लाइफ जो है हमारे पास किस तरह बनी हुई है। कुछ हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास जो हम खुराक में एलिमेंट्स खाते हैं, मॉलिक्यूल्स खाते हैं वो। इधर इस पिक्चर में देखें तो एक एस्टिमेशन बताई हुई है कि हमारी जो जिस्म में है जिंदा जानवरों का, वो मोस्टली 70% उसे वाटर पर मुश्तमिल है, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए इतना पानी चाहिए। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो एलिमेंट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जो हमें ज़्यादा मकदार में चाहिए, ये रेड कलर में वो है। और ये जो येलो कलर में है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो छोटी मकदार में चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी का इतना हिस्सा बना रहे हैं। ये लिविंग टिश्यूज़ ऑफ वाटर होते हैं। और जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या क्या शामिल है, प्रोटीन शामिल है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड शामिल है, जो कि हमारे जिसम में हमारी लाइफ का जुज़ है, ज़िंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी है, उनसे हम एनर्जी लेते हैं और खाते हैं। बस इस पिक्चर में आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। एक तो वो जो है हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अभी हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर हैं लिपिड्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स हैं। तो याद रखें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किन से मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज से। किससे मिलते हैं, ग्लूकोज से मिलकर मिलते हैं। ग्लूकोज जो है ये मोनोमर है, यानी ढेर सारे ग्लूकोज बने इकट्ठे होंगे, मिलेंगे तो एक मोन जो है पॉलीमर बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ठीक है, कोलेजन और ये साथ में आपका ये कार्बोहाइड्रेट, तो ये होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कंपोजिशन दिखाई हुई है कि ये हमारे पास है ग्लूकोज है। यहाँ पर उन्होंने अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन का
मोनोमर है। ठीक है, यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमें उन्होंने दिखाए हुए हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, ग्लूकोज से, और जो प्रोटीन है वो किसके से मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से। और यहाँ पर उन्होंने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है कि एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, एक अमाइन ग्रुप पर, और दरमियान में अल्फ़ा कार्बन होती है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, और एक आर ग्रुप यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ये जब मिलते हैं मुख्तलिफ ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनती है। तो जो अमाइनो एसिड है ये मोनोमर है और जो प्रोटीन बनती है वो पॉलीमर है। तो इसी तरह ग्लूकोज भी। तो ये जो छोटे छोटे मोनोमर हैं ये हमारे कहलाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो आपने ये इसमें याद कर लेने हैं। नीचे भी उन्होंने फैटी एसिड दिखाए हुए हैं और साथ में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट वो एग्जांपल आ गई पॉलीमर्स, ठीक है, और मोनोमर्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल मोनोमर्स मॉलिक्यूल। मैंने अभी बताया था कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे लाइक ग्लूकोज, ढेर सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो एक बड़ा मोनोमर बना देंगे कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में। तो ग्लूकोज क्या होंगे, यहाँ पे मोनोमर हैं, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर है। इस तरह कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोनोमर होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और वाटर को अपने अंदर से रिमूव कर देते हैं। कंडेंसेशन के रिएक्शन में क्या होता है, मोनोमर जब ज्वाइन करेंगे, फर्ज करें ये मोनोमर है, कोई भी एटम मोनोमर की शक्ल में है, जब ये आपस में अटैच होके पॉलीमर कोई बनाएंगे तो अपने अंदर से ये क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे। इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोलाइसिस होती है इसमें क्या होती है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यूज़ वाटर टू ब्रेक पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स। तो याद रखना है कि हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को तोड़ते हैं छोटे यूनिट में जिन्हें हम बोलते हैं मोनोमर्स में। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो इस अमल के दौरान वाटर यूज़ होगा। ठीक है, इस अमल के दौरान हम वाटर ऐड करेंगे। वो अमल जिसमें पॉलीमर जो हैं बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में मोनोमर्स में चेंज हों और वाटर को यूज़ करें, उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। और वो अमल जिसमें छोटे मालिक्यूल आपस में मिल के बड़ा मालिक्यूल कोई बनाए और वाटर को अपने अंदर से रिमूव करें, उसे कंडेंसेशन रिएक्शन करना है। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के उल्टा है, आपने याद रखना है। यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ भी है कि एक मोनोमर है हमारे पास, एक दूसरा मोनोमर है। ये दोनों जब आपस में अटैच होके कोई पॉलीमर बनाते हैं तो अपने अंदर से क्या निकाल देंगे, वाटर। इसी तरह जो हाइड्रोलाइसिस है उसमें क्या होते हैं कि एक पॉलीमर मिलता है जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, वो अपने अंदर वाटर ऐड करेगा और छोटे छोटे पॉलीमर बना देगा। ठीक है, मोनोमर बना देगा। तो नेक्स्ट ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेल बायोलॉजी, में लिखा हुआ है ज्वेलरी इनटू सेल। सेल के अंदर जो सारा ज्वेलरी है यानी सेल का अंदरूनी ऑर्गन्स, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना। यानी ये हमारे पास सेल है जो अभी हमने सबसे पहले शुरू में मैंने जो डिस्क्राइब किया है। सेल का अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं, नेम भी पढ़े हैं। ठीक है, उनका जो है इन्होंने कहा कि ज्वेलरी करें। उसके लिए उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि यूट्यूब से आप कोई भी एनिमेशन देखें। ये एक अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर की 3D एक वीडियो है जो कि मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियो का नाम है ज्वेलरी इनटू सेल। ठीक है, उस वीडियो का नाम है ज्वेलरी इनटू दी सेल। तो इसमें आपने क्या करना है, वो वीडियो एनिमेशन देखनी है। उसमें जो है वीडियो वाला स्पीकर वो आपको सारा सेल से रिलेटेड, इसके ऑर्गेनेलिस से रिलेटेड, उनके फंक्शन और चीज़ों के मतलब बताता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वही वीडियो देखें जर्नी इनटू सेल, आप कोई भी सेल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी और इस तरह ओवरव्यू दूंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।